वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? तो आज जो हम बात करेंगे, चौघड़िया जो होती है ये आपकी 7 चौघड़िया होती हैं। इसमें जो है इसके जो नाम होते हैं उद्वेग, चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। इस तरीके से ये होते हैं। तो जो आपकी शुभ होती हैं वो तो लाभ आपकी शुभ होती है, अमृत आपकी शुभ होती है, जो शुभ के नाम से है वो शुभ होती है। उद्वेग, चंचल, काल, रोग ये अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका दिनमान और रात्रिमान को 8-8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो आपका जो एक चौघड़िया का जो टाइम मिलता है 3.75 घटी का समय जो है वो आपको मिलता है। और जो आपका ये होता है कि हर बार जो वार है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टार्ट होती है। तो आप पंचांग जो उठाओ, पंचांग में आप देखो, तो पंचांग में आपको जो पेज नंबर आपको दे रखा है 149, इस पे आप उठाइए। तो उसमें जो है ये आपको दे रखा है जो सूर्य है, तो सूर्य का मतलब हो गया ये संडे, रविवार। जी। चंद्र से आपका सोमवार, मंग से मंगलवार, बुध से, इस तरह से ये वार दे रखे हैं। ठीक है। तो जो सूर्य वाली जो है तो वो पहली उसकी जो ये चौघड़िया होगी वो ऊ की यानी कि उद्वेग की होगी। उसके बाद चंचे आ रही है यानी चंचल की, फिर लाभ की, फिर अमृत, काल। तो इस तरीके से जो है ये आपकी दिन की अलग है और रात्रि की अलग है। ठीक है। ये आपको एक चौघड़िया दे रखी है। तो अगर आपको कोई अपना शुभ कार्य करना है तो उसमें फिर आप अपनी जो बढ़िया जो चौघड़िया है उसको आप लेकर उस कार्य समय को ले सकते हैं। अब हम समय की इकाई की बात कर। आज हम जिन समय इकाइयों की बात कर रहे हैं वो हमने सभी जो है सेमेस्टर 1 में भी पढ़ी हैं। मुख्यतः आज बात होगी महायुग, मनवंतर, कल्प आदि की। सभी जानते हैं कि 4 युग बन मिलकर के एक महायुग बनाते हैं। उसका टोटल 43,20,000 मानव वर्ष बनता है। ठीक है। इस प्रकार के जब 71 महायुग मिल जाते हैं तो वो एक मनवंतर बनता है। ठीक है। कल्प की कैलकुलेशन 2 तरीके से की जा सकती है। आप उन्हें मनवंतर के हिसाब से भी कर सकते हैं और महायुग के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो एक कल्प जो है वो 1000 महायुग के बराबर है। और अगर मनवंतर के हिसाब से करें तो उसके अंदर 14 पूर्ण मनवंतर और हर मनवंतर के बाद एक सतयुगी संध्यांश आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि मनवंतर के बाद प्रलय जो है वो आती है और प्रलय आना और फिर सृष्टि का रीसेट होना, ये जो है जो समय है पूरा एक सतयुग का जो टाइम माना जाता है। तो सतयुग के समय जितना ये समय उसके अंदर लगता है। तो 14 मनवंतर और हर मनवंतर के बाद एक सतयुगी संध्यांश, ये टोटल मिलाकर के एक कल्प बनता है। ठीक है। ऐसे ही 2 कल्प से ब्रह्मा का अहोरात्र बनता है, एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात। ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रह्म वर्ष और ब्रह्मा की आयु आदि, ऐसे ही नीचे की तरफ वर्ष, अयन, ऋतु आदि की कॉम्बिनेशंस हमने देखी हैं। ठीक है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जो कि पूजा में भी जब कोई पंडित जी पूजा करते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वचन करते हैं। उसमें वो आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कितने जो है समय बीत चुका है, कौन से ब्रह्मा है, उनका कौन सा प्रारब्ध जो है चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है, उस कल्प के अंदर कौन सा मनवंतर चल रहा है, उस मनवंतर के अंदर कौन सा युग है, महायुग है, उसके अंदर कौन सा युग है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन सा वर्ष या संवत्सर है, उसका कौन सा अयन या ऋतु है, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, इसकी पूरी गणना आपको बताई जाती है। साथ में बताया जाता है कि आप इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर जम्बू द्वीप पर भारत खंड के आर्यवर्त के हिस्से में कौन से फिर आगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्थान और आपका एड्रेस में आप बैठे हो। दूसरा, आपके परिवार का कुल गोत्र से शुरू करते हुए किस गोत्र से आप हैं, किस कुल से हैं, फिर आप और आपकी पत्नी या आपके परिवार सहित उनका नाम का वर्णन लिया जाता है। तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस समय ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध जो है जो चल रहा है, उसमें श्वेतवाह नामक कल्प जो है वो चल रहा है। उस कल्प में 7वां मनवंतर चल रहा है उसका। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत। वैवस्वत मनु या मनवंतर के अंदर 28वां महायुग चल रहा है। ठीक है। और इस 28वें महायुग का भी एंड का पार्ट, अंतिम पार्ट यानी कि कलयुग चल रहा है।
अभी कलयुग का पूर्वार्ध है, अभी कलयुग का शुरुआती हिस्सा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 युग हो गए। 4 युग की प्रारंभ की जो तिथियां होती हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो सतयुग की कौन से जब स्टार्ट हुआ? कार्तिक शुक्ल की नवमी को स्टार्ट हुआ। त्रेता युग वैशाख शुक्ल की तृतीया। द्वापर युग माघ शुक्ल की अमावस्या। कलयुग भाद्रपद कृष्ण की 13वीं यानी त्रयोदशी। तो ये जो दिन होते हैं, ये आपके हम किसी भी मनवंतर जिस दिन हुए, 14 मनवंतर जो आपकी बुक है उसमें 14 मनवंतर शुरू होने की तिथियां दे रखी हैं वो, और जो ये युगों की तिथियां हैं ये हमें किसी भी शुभ कार्य में नहीं लेनी होती हैं, ये त्याज्य हैं। ठीक है, भवन, यात्रा, संस्कार, उपनयन, शिक्षा आदि शुभ कार्यों के लिए हम इन्हें त्याग देते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई धार्मिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य जैसे दान, हवन, जो सामाजिक रूप से समाज के कल्याण के लिए हवन वगैरह करे जाते हैं, वो पूजा पाठ की जाती है, वो हमारे इस दिन शुभ माने जाते हैं। पर अपने पर्सनल उसके लिए हम इनको त्याज्य कर देते हैं। तो युगादि और मनवादी तिथियां जो है हम अपने पर्सनल उसके लिए, पर्सनल कार्य के लिए इनको हम त्याग देते हैं। कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया? युगादि तिथियां और मनवादी तिथियां। 14 मनवंतर आपको आपकी बुक में भी दे रखे हैं और यहाँ स्लाइड पे भी हमने दे रखा है आपको। ठीक है, फिर आता है आपका संवत। जो ये संवत होते हैं ये 60 होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हमने ये स्लाइड पर दे रखे हैं। तो आप जब पत्रा ही जो आपका पंचांग है, पंचांग में आप देखते हो तो उसमें पंचांग में आपको कौन सा संवत्सर चल रहा है, उसका कौन सा नाम है, वो सब कुछ आपको दिया हुआ होता है। पत्रे के फर्स्ट पेज पर तो जो है राजा दे रखा है, मंत्री दे रखा है, ये सब दे रखा है। पर हम अभी यहाँ पे संवत्सर की बात कर रहे हैं। तो 60 संवत होते हैं हमारे, इन 60 संवत्सरों के नाम दे रखे हैं। जो अभी हमारा करंट में चल रहा है वो प्रमादी चल रहा है। अब हम आते हैं अपने हिंदी नववर्ष कब मनाया जाता है, किसी को मालूम है? वैसे स्लाइड तो ओपन कर दिया मैंने। हाँ, जो चैत्र वाली जो नवरात्रि आती है उसका जो पहला दिन होता है, तो जिस दिन वो आ पड़ता है वो दिन जो होता है उसका जो स्वामी है उस दिन का, वो हमारा उस दिन का राजा बनता है, वर्ष का राजा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत जब हमारा स्टार्ट होता है, वो जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन का वो जो दिन है वो उस वर्ष का राजा बनता है। इस तरीके से जो है हम उस वर्ष के राजा का निर्धारण करते हैं। और फिर हम मंत्री कैसे चूज करते हैं? मंत्री कब पड़ता है? जब हमारा सूर्य जब मेष में, जिस दिन संक्रांति, सूर्य की मेष से में संक्रांति वाला दिन होता है, वो जिस दिन पड़ता है वो वार जो है उस वर्ष का मंत्री जो है निर्धारित किया जाता है। और जब गुरु, जो 60 नाम आपको पहले बताए गए हैं संवत्सर के, अगर गुरु चैत्र शुक्ल की जो आपकी नवरात्रि आती है उससे पहले अपनी राशि चेंज कर लेता है तो जो संवत्सर है उसका नाम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज संवत्सर का नाम चेंज नहीं होता, तो वो हम वर्ष वृद्धि में लेते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं तिथि और वार के संयोग से बनने वाले कुछ योग, जो कि ये योग जो है अगर पढ़ते हैं तो उस दिन को अच्छा बना देते हैं और उस दिन को खराब भी बना देते हैं। तो कौन कौन से योग हैं जो उनकी युति से उसे अच्छा बनाते हैं और खराब बनाते हैं? तो हम पहले बात करते हैं सिद्धि योग की। सिद्धि योग में क्या है कि जब शुक्रवार का दिन हो और उस दिन नंदा तिथियों की युति हो तो वो दिन सिद्धि योग बनाता है। इसी तरीके से शुक्रवार की नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता, गुरुवार को पूर्णा, ये तिथियों की जब युति होती है उस दिन, तो इस दिन सिद्धि योग बनता है जो कि शुभ योग बनता है, ये शुभ माना जाता है। तो आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और अगर आपका जो है ये योग पड़ता है तो वो आप चेक करते हो कि भी इस दिन ये योग भी है, तो कुछ जो छोटे मोटे दोष होते हैं वो उस परिहार माना जाता है कि उस दिन वो मान्य नहीं है।
तो सिद्धि योग क्या है, अच्छा है। इसके बाद आता है मृत्यु योग। रविवार और मंगलवार इन दोनों के दिन अगर नंदा तिथि पड़ती है तो ये मृत्यु योग बनता है। सोमवार और शुक्रवार को भद्रा तिथि पड़े तब, और बुधवार को जो है आपकी जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता तिथि, शनिवार को पूर्णा तिथि ये पड़े तो आपका जो है ये मृत्यु योग बनता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती हैं और विशेषकर यात्रा वगैरह के कार्यों में इसे त्याग देते हैं। ठीक है। इसके बाद बनता है कक्रच योग। कक्रच योग जो है रविवार को द्वादशी तिथि, सोमवार को एकादशी तिथि, मंगलवार को दशमी तिथि है, बुधवार को नवमी, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को सप्तमी, शनिवार को षष्ठी। ये जब तिथियां होती हैं तो उस दिन ये कक्रच योग बनता है। रविवार को हमारा कौन सा दिन माना जाता है, पहला दिन, और द्वादशी तिथि हो गई तो 12 में एक जोड़ा तो योग कितना हो गया, 13। इसी तरीके से सोमवार का दूसरा दिन हो गया और एकादशी तिथि, 11 में 2 जोड़े 13। ठीक है। मंगलवार तीसरा दिन दशमी तिथि, बुधवार नवमी तिथि, गुरुवार अष्टमी तिथि, शुक्रवार सप्तमी तिथि, शनिवार षष्ठी तिथि। ठीक है। सीधे सीधे 12 से उल्टा चलना शुरू कर दो। 12 को पहले रविवार से रखकर उल्टा चलना शुरू कर दीजिए षष्ठी तिथि तक, तो आपको ये 13 योग मिलेंगे और मतलब सबका जो जोड़ है वो 13 होगा और ये सारी तिथियां कक्रच योग बनाती हैं, तो ये आपको त्यागनी है। फिर आता है संवर्तक योग। बुधवार को प्रथमा तिथि और रविवार को सप्तमी तिथि जो है ये युति जो है ये संवर्तक योग बनाती है। ये भी आपके लिए ये अच्छा योग नहीं है, ये भी त्याज्य है। इसके बाद आता है दग्ध योग। रविवार को द्वादशी तिथि, सोमवार को एकादशी तिथि, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी तिथि। तो ये पड़ती हैं तो ये आपका दग्ध योग बनाती है। ये भी अच्छे कार्यों के लिए त्याग देते हैं इसे। विष योग। विष योग किस दिन बनता है, जब रविवार को चतुर्थी तिथि, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी, शनिवार को सप्तमी तिथियां पड़ती हैं तो ये योग विष योग बनता है, तो ये भी अच्छा नहीं है। अब आपका यहाँ पर एक सवाल पड़ता है कि जो बुधवार का है, बुधवार को द्वितीय तिथि की युति यहाँ पर विष योग बना रही है, और जब हमने अभी सिद्धि योग पढ़े तो सिद्धि योग में भी क्या था कि बुधवार को जो अगर भद्रा तिथि पड़ेंगी तो सिद्धि योग बनता है। तो ये दोनों ही योग बुधवार को बन रहे हैं, सिद्धि योग भी बन रहा है और आपका विष योग भी बन रहा है। तो पर हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो है इसको शुभ योग को जो है ज्यादा प्रबल मानते हैं। इसी तरह से अब आते हैं हुताशन योग पे। हुताशन योग क्या है, रविवार को द्वादशी तिथि, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी, शनिवार को एकादशी तिथि। ये जो है हुताशन योग बनाता है। पर इसमें अब फिर क्या आ गया, रविवार एवं द्वादशी तिथि की युति कक्रच एवं दग्ध दोनों योग बनाती है। सोमवार एवं और षष्ठी तिथि की युति विष एवं हुताशन योग बनाती है। मंगलवार एवं सप्तमी तिथि की युति विष एवं हुताशन योग दोनों योग बनाती है। बुधवार एवं अष्टमी की तिथि की युति हुताशन के साथ साथ मृत्यु योग भी बनाती है। गुरुवार और नवमी तिथि की युति हुताशन और मृत्यु दोनों योग बनाती हैं। तो हमें इनको विशेषकर शुभ जो योग हमें शुभ कार्य करने हैं उनके लिए त्याग देना है। उसके बाद आते हैं वार और नक्षत्र से बनने वाले योग। अभी हमने क्या देखा था, तिथि और वार से बनने वाले योग देखे थे। अब तिथि और वार और नक्षत्र से बनने वाले योग देखेंगे। इसमें आता है पहला अमृत सिद्धि योग।
अमृत सिद्धि योग जो बनता है रविवार को हस्त नक्षत्र तब बनता है, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती, शनिवार को रोहिणी। तो जब ये नक्षत्र पड़ते हैं इन दिन पर तो ये अमृत सिद्धि योग बनाता है। फिर आता है सर्वार्ध सिद्धि योग। रविवार के दिन जो है हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अश्लेषा नक्षत्र पड़ेंगे तो ये सर्वार्ध सिद्धि योग बनाता है। सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा ये योग पढ़ेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अश्लेषा। बुधवार रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा। गुरुवार रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य। शुक्रवार रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण। शनिवार श्रवण, रोहिणी, स्वाति। ये जब नक्षत्र पड़ते हैं इन दिनों पर तो सर्वार्ध सिद्धि योग बनते हैं। कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि जो नक्षत्र अमृत सिद्धि में भी हैं वही आपके सर्वार्ध सिद्धि में भी हैं, तो वो उस दिन जो है सर्वार्ध सिद्धि योग भी बन रहा होगा और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा होगा, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। अमृत सिद्धि योग में जो है आपका जैसे गृह निर्माण है, गृह प्रवेश है, ये यात्रा है, विवाह के नक्षत्र हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। गुरुवार और का दिन और पुष्य नक्षत्र उस दिन पड़ता है तो ये आपका अमृत सिद्धि योग के साथ साथ गुरु पुष्य योग भी बनाता है। काफी अच्छा माना जाता है इसे गुरु पुष्य योग को, पर इसे विवाह के लिए त्यागना चाहिए। जब हम विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें गुरु पुष्य योग को त्यागना चाहिए। ऐसे ही शनिवार और रोहिणी नक्षत्र का संयोग जो है यात्रा के लिए त्यागना चाहिए। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का संयोग जो है वो गृह निर्माण और गृह प्रवेश मुहूर्त के लिए त्यागना चाहिए। वैसे तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं पर कुछ चीजों में इनको त्याग देते हैं। इसी प्रकार जो है कुछ आगे फिर और हैं। यदि पंचमी तिथि के दिन रविवार एवं हस्त नक्षत्र हो, पंचमी तिथि हो, रविवार का दिन हो और नक्षत्र उसको हस्त पड़ जाए, उस दिन हस्त नक्षत्र हो, एक पॉइंट ये है। फिर इसके बाद है षष्ठी तिथि, सोमवार का दिन, मृगशिरा नक्षत्र। सप्तमी तिथि मंगलवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र। अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र। नवमी तिथि गुरुवार का दिन, पुष्य नक्षत्र। दशमी तिथि शुक्रवार एवं रेवती नक्षत्र। एकादशी तिथि शनिवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। तो ये जो है अशुभ योग बनाते हैं और इन्हें शुभ कार्यों के लिए त्यागना चाहिए। ये जो योग है इन्हें हम योग को मधु सर्पिश यानी कि शहद एवं विष का संयोग नाम से कहते हैं, तो इसलिए इन्हें त्यागना चाहिए शुभ कार्यों के लिए। इसके बाद आते हैं हम दग्ध योग। यदि रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा, शनिवार को रेवती नक्षत्र हो तो ये दग्ध नाम का अशुभ योग बनता है। ठीक है। इसके बाद आता है यमघंट योग। रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, मंगलवार को आद्रा, बुधवार को मूल,
गुरुवार को कृतिका, शुक्रवार को रोहिणी, शनिवार को हस्त नक्षत्र पड़ते हैं, तो ये यम गंटक गंट नाम का जो अशुभ योग बनता है, इसे भी शुभ कार्यों के लिए त्यागना चाहिए। अगर आप लोगों ने बुक देख ले रखी है तो बुक में आप पेज नंबर 36 पे देखें तो इसमें 3.2 ये टेबल है, इसमें ये आपको टेबल में के रूप में भी ये बताए हुए हैं ये कौन कौन से दिन पर नक्षत्र कौन से पड़ेंगे तो कौन सा जो है आपका ये योग बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तिथि एवं मास द्वारा बनने वाले अशुभ योग। ये कौन से आपके 12 महीने होते हैं हिंदी के, उन 12 जो हिंदी के महीने हैं उसमें कौन से जो है तिथियां अच्छी मानी जाती हैं और कौन सी बुरी। तो जो बुरी तिथियां वो कौन सी त्यागने वाली हैं वो आपको इसमें बताया, तो उसकी जो युति है उस मास में उस तिथि का पढ़ना, उससे तिथि मास शून्य तिथि बोलते हैं उस। तो आपका जो पहला चैत्र का मास है, चैत्र में जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी, इसी तरह कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी, ये चैत्र की जो है वो आपकी अशुभ होती हैं। बैसाख की द्वादशी शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की अशुभ है। जेठ की जो है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो ये आपका आषाढ़ जो मास है इसकी शुक्ल पक्ष की सप्तमी और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो है ये त्यागनी है। श्रावण मास की तृतीया और द्वितीया शुक्ल पक्ष में की और कृष्ण पक्ष की भी तृतीया और द्वितीया त्यागनी है। भाद्रपद मास में प्रतिपदा और द्वितीया शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की भी प्रतिपदा और द्वितीया त्यागनी है। अश्विनी में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की 10वीं और 11वीं तिथि ये त्यागनी है। कार्तिक मास की जो है शुक्ल पक्ष की जो है आपको चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की पंचमी त्यागनी है। मार्गशीर्ष जो मास है उसकी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की सप्तमी और अष्टमी ये त्यागनी है। पौष मास की शुक्ल और कृष्ण दोनों की चतुर्थी और पंचमी त्यागनी है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया और कृष्ण पक्ष की पंचमी त्यागनी है। फागुन में शुक्ल पक्ष की तृतीया और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ये त्यागनी है। ये आपकी अशुभ मानी जाती हैं। किसी भी कार्य के लिए आप चयन कर रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस दिन का हम मुहूर्त निकाल रहे हैं तो उसमें हम ये वाली तिथियां ना पढ़ें। ठीक है, इसी तरीके से अब आता है मास एवं नक्षत्र द्वारा बनने वाले संयोग। ये जो पढ़ती हैं मास और उस दिन ये वाले नक्षत्र पढ़ते हैं जो अब आपको बताऊंगी। तो ये जो दोनों हैं ये मास शून्य नक्षत्र इनको बोला जाता है, तो इनको भी शुभ कार्य के लिए हम त्याग देते हैं। तो चैत्र का मास है और उसमें जो है अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र पड़ता है जिस दिन, तो वो त्याग देते हैं। बैसाख में चित्रा और स्वाति, जेठ का उत्तराषाढ़ा पुष्य, आषाढ़ का पूर्व फाल्गुनी धनिष्ठा, श्रावण का उत्तराषाढ़ा श्रवण, भाद्रपद का शतभिषा रेवती, अश्विनी मास में पूरा भाद्रपद, कार्तिक मास में कृतिका मघा, मार्गशीर्ष में चित्रा विशाखा, पौष में आद्रा अश्विनी, माघ में श्रवण मूल, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा। ये जो नक्षत्र पड़ेंगे इन मासों में तो हम इन्हें शुभ कार्यों के लिए त्याग देते हैं। इसके बाद आते हैं आपके मास और चंद्र राशि। महीने में अगर ये वाली राशियों में चंद्रमा गोचर करता है तो वो त्यागना है। जैसे अश्विनी मास में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में गोचर करता है तो वो उस दिन का जो तिथियां हैं वो त्याग देनी है। कार्तिक में मास है और उसमें जब चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा तो वो 2.25 दिन जो है वो टाइम वो त्याग देंगे।
मार्गशीर्ष में धनु, पौष में कर्क, माघ में मकर, फागुन में सिंह, चैत्र में कुंभ, बैसाख में मीन, जेठ में वृषभ, आषाढ़ में मिथुन, श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या। मास और चंद्र राशि का जो योग संयोग जो बताया है, ये जो इनकी युति जो है जातक के साथ साथ जातक के परिवार पर भी अशुभ प्रभाव डालती हैं, तो इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं तिथि एवं नक्षत्र द्वारा जो वो है, इसमें अगर प्रतिपदा जो आपकी तिथि पड़ती है और उस दिन आपका जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ता है तो ये अशुभ माना जाता है। द्वितीय तिथि और अनुराधा नक्षत्र, तृतीय तिथि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, पंचमी तिथि मघा नक्षत्र पड़ता है तो षष्ठी तिथि रोहिणी, सप्तमी तिथि हस्त और मूल, अष्टमी पूरा भाद्रपद, नवमी कृतिका, एकादशी में रोहिणी, द्वादशी को आश्लेषा, त्रयोदशी को चित्रा और स्वाति। ये जो संयोग है तिथि शून्य नक्षत्र कहलाता है। तो ये आपके जो शुभ कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए इस दिन।